नमस्कार मित्रों, मैं धीरज पालीवाल आज फिर आपके सामने आंतरिक प्रवाह तंत्र चल रहा था अपना, और इसमें दूसरी नदी है अपने कांकली नदी। ये जो कांकली नदी है ये अपने यहाँ पे सीकर के अंदर है खंडेला की पहाड़ियाँ। और ये जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से ये नदी इसका उद्गम स्थल है, और यहाँ से ये चलती हुई अपने जाती है झुंझुनू की ओर। ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया सीकर और झुंझुनू, और इस नदी के किनारे एक अपने ताम्रयुगीन सभ्यता मिलती है, वो है गणेश्वर सभ्यता। और इस गणेश्वर सभ्यता ये जो है ये भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। और यहाँ पे ये जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, इस प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी नाम से जाना जाता है। ये थी अपने कांकली नदी। ये कांकली नदी खंडेला की पहाड़ी से उद्गम हुआ और ये झुंझुनू तक जाती है। और यहाँ पे ये जो इसका प्रवाह क्षेत्र है इसको तोरावटी क्षेत्र के नाम से, तोरावटी नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर एक सभ्यता है, वो है गणेश्वर सभ्यता। और इसकी जो विशेषता है इस नदी की, वो विशेषता ये है कि ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है। ये नदी पूर्णतः राजस्थान में सीकर से रही झुंझुनू, और ये अपना पूर्णतः राजस्थान है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, और इसकी जो लंबाई है वो है 100 किलोमीटर। और अपन ने जो देखा ये भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता इसी नदी के किनारे स्थित है। ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता है। और ये यहाँ पे जो मकान मिले हैं वो पत्थर के बने हुए मिले हैं, पत्थर के मकान। और यहाँ पे दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं। ये जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं इसमें थाली, कटोरी और बहुत सी दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं। ये सभी वस्तुएं यहाँ पे तांबे की बनी हुई मिली हैं। और ये जो सभी वस्तुएं तांबे की बनी हुई हैं इसमें लगभग 98% तांबा है। अर्थात यहाँ पे जो धातुओं का मिश्रण किया जाता है उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। धातुओं के मिश्रण की जानकारी नहीं मिली, मतलब इनको धातुओं के मिश्रण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये प्योर, लगभग प्योर तांबे की बनी हुई वस्तुएं थी। ये लगभग प्योर तांबे की बनी हुई वस्तुएं उपयोग करते थे। और ये जो सभ्यता है इसकी खोज की थी अपने 1971 में आर.सी. अग्रवाल द्वारा। हमने देखा कांकली नदी सीकर से झुंझुनू की ओर, और खंडेला की पहाड़ियां इसका उद्गम स्थल। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। 100 किलोमीटर इसका जो रेंज है वो है। और इसके ऊपर एक गणेश्वर सभ्यता है। ये भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी मानी जाती है। ये इसकी विशेषताएं थी। और इसकी खोज 1972 में आर.सी. अग्रवाल द्वारा की गई थी। और जो अपने अगली नदी है वो है अपने कानकेय नदी। ये नदी मसूरडी नदी नाम से भी जानी जाती है। और इस ये जो नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो है अपने कोटड़ी की पहाड़ी। कोटड़ी की पहाड़ियां ये जो है अपने, ये पहाड़ियां हैं अपने जैसलमेर के अंदर। ये नदी बहती है और बहकर यहाँ पे एक मीठे पानी की झील है, वो झील है अपने बुद्ध झील। इस बुद्ध झील के अंदर जाकर मिल जाती है। और ये जो इसकी लंबाई है ये बहुत न्यून है। इससे ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ये जो कानकेय नदी है इसको मसूरडी नदी नाम से भी जाना जाता है। ये कोटड़ी की पहाड़ियां जैसलमेर से उद्गम होता है इसका। ये बुद्ध झील के अंदर जाकर मिल जाती है। ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। और अब जो है अपने अगली नदी है वो है
वो है मंथा नदी। इसे मदा नदी नाम से भी जाना जाता है और इसे मेटा नदी नाम से भी जाना जाता है। ये नदी अपने जयपुर के अंदर मोहनगढ़ पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये इसका प्रवाह क्षेत्र है वो सिर्फ जयपुर के अंदर ही है और ये नदी आंतरिक प्रवाह की है और ये मोहनगढ़ जयपुर से इसका उद्गम स्थल है और इसका प्रवाह क्षेत्र है वो है जयपुर। अब अपन देखते हैं अगली नदी, वो है अपने अब जो अपने अगली नदी है वो है अपने 5वें नंबर पे साबी नदी। ये जो साबी नदी है ये अपने सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती हैं और ये जाती है अपने अलवर होते हुए ये राजस्थान को क्रॉस कर लेती है और जाती है हरियाणा के अंदर। ये हरियाणा के अंदर जाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है और ये अलवर की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल है अपने सेवर की पहाड़ियां जयपुर के अंदर। अगला जो अपनी नदी है वो है अपने रूपनगढ़ नदी। ये जो रूपनगढ़ नदी है ये अपने निकलती है अजमेर से, ये जाती है जयपुर के अंदर और ये जो यहाँ पे है ये है अपने सलेमाबाद। जब अजमेर से निकलती है और ये सलेमाबाद के अंदर यहाँ पे इस नदी के किनारे निम्बारक समुदाय का प्रमुख पीठ बना हुआ है। निम्बारक समुदाय का प्रमुख पीठ बना हुआ है वो है अपने रूपनगढ़ नदी के किनारे और ये निकलती है सलेमाबाद की पहाड़ियों से अजमेर से और जाती है जयपुर की ओर। और जो अपने 7वीं नदी है वो है अपने रूपा रेल नदी। ये जो रूपा रेल नदी है ये अलवर से निकलती है। अलवर में ये जो है उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है और ये जो उदयनाथ की पहाड़ियां हैं ये है अपने अलवर के अंदर। ये अलवर से आगे जाती हैं भरतपुर के अंदर और ये भरतपुर में इस नदी पर मोती झील बांध बना हुआ है। ये मोती झील बांध भरतपुर के अंदर स्थित है और यहाँ पे एक नौ सभ्यता है वो है अपने भरतपुर के अंदर। ये नौ सभ्यता इसकी एक विशेषता है, वो विशेषता है कि यहाँ पे 5 प्रकार की सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। 5 प्रकार की सभ्यताओं के अवशेष एकमात्र सभ्यता से प्राप्त होते हैं वो है अपने नौह सभ्यता। और ये जो सबसे पहला है वो है ताम्रयुगीय ताम्रकालीन, दूसरा है लोहकालीन, तीसरा है अपने महाभारतकालीन और चौथा है अपने आर्यकालीन और 5वां है अपने मौर्यकालीन। ये जो 5 प्रकार की सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं वो अपने एक सभ्यता से मिलते हैं वो है राजस्थान की भरतपुर के अंदर नौह सभ्यता। और ये थी अपने रूपा रेल नदी जो उदयनाथ की पहाड़ियों से अलवर से निकलती हैं और आगे जाती हैं भरतपुर के अंदर। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है वो है मोती झील बांध। यहाँ से कल अपन ने जब देखा था वो एक मोती झील देखी थी। ये जो मोती झील है यहाँ से नील हरित सेवाल मिलते हैं। ये जो सेवाल होते हैं ये N2 से मिलकर खाद बनाते हैं। ये खाद बनती है यहाँ मोती झील बांध के ऊपर। और ये थी अपने आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए और हमारा साथ बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।